पर बताइए, चेक कर, इधर आ जाओ तुम बेटा, आ जाओ, आओ तुमको मेंस का पढ़ा, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, हाँ ऊपर आ जाओ, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, आओ। हाँ शायद हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं। तो जय हिंद सभी को। और हम लोग अब आज डिस्कशन करेंगे। पब्लिक थे ना, पब्लिक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, पब्लिक है। क्यों भाई, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हो गई? कुछ ब्लैक वाइट कुछ नहीं शो कर रहा है। कर तो रहा है, इसमें तो दिख रहा है। सभी को जय हिंद। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज मेंस मेंटरशिप, ठीक है। तो देखो यार, दिख रहा है इधर, क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं, जान दे देंगे, देखिए, ठीक है। तो इसको लिंक शेयर कर दीजिए आप, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली ना, मेरा ये टारगेट है कि एकदम जीरो से मेंस, काहे कि जो 2024-25 वाले लोग हैं एकदम परेशान है, सर प्रीलिम्स के बाद क्या करेंगे, 25 वाले अभी परेशान है, सर मेंस के लिए क्या क्या करें। तो मैं सोच रहा हूँ एक कंप्लीट सीरीज जो मेंटरशिप की है मेंस की, कि मेंस से रिलेटेड एक एक चीज़, तो कुछ चीज़ें आज, कुछ चीज़ें कल, कुछ चीज़ें परसों, कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे डायग्राम ऐड करना है, कैसे क्या चीज़ करनी है, सारी चीज़ें एक एक करके हम डिस्कशन इस मेंटरशिप की सीरीज में कर लेंगे, ठीक है। और पहले ये सीरीज काफ़ी हिट हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको देखिए वीडियो को, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब मेंस के लिए समझ लीजिए कि मैं मतलब जो मेरा पूरा प्रयास है अब तक का मेंस का, ठीक है, एक तरह से वो यहाँ पर दिखेगा। जो मेरा पूरा अनुभव है, मैंने 7 मेंस आज तक लिखे हैं, यूपीएससी यूपीपीसीएस का मिला के, तो 4 बार यूपीएससी का मेंस और 3 बार यूपीपीसीएस का मेंस, ये मैंने आज तक लिखा हुआ है। तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखाने की कोशिश आपसे करूंगा। और अंत में मैं चयनित भी हो गया, तो पक्की बात है कुछ ना कुछ चीज़ें रही होंगी, ठीक है, कुछ ना कुछ हमने इंप्रूवमेंट किया होगा, तो वो मैं यहाँ पर आपसे शो करूंगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग इसका नाम इसीलिए रखा है जीरो से मेंस, ठीक है। एकदम आज आपका मान लीजिए जीरो का स्तर है, एकदम आप जीरो पे हैं। तो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे मैं कुछ दिनों से रिप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आपके क्वेश्चंस जरूर देख रहा था कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं वहां पर, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आपका आता है, जो एक एक डाउट है, सर कंटेंट का स्तर बड़ा खराब होता है, ठीक है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपना जो मेंस मेंटरशिप है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। जब आप लिखने जाते होगे ना आंसर राइटिंग, तो मान लो आप आज लिखने गए, पहले आपने आंसर राइटिंग की, तो आपको लगता होगा सर कंटेंट ना वो दम नहीं नजर आ रहा, सर वो बात नहीं है कंटेंट में, ठीक है। फिर आपने क्या किया, टॉपर की कॉपी से मिला लिया, ठीक है, हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम या उर्दू मीडियम, किसी भी टॉपर की कॉपी आपने देखी। फिर आपको लगा यार ये टॉपर अलग लेवल का लिख रहा है ना, अब मेरा वो लेवल नहीं आ रहा, आपको ये फीलिंग आएगी कि वो लेवल नहीं आ रहा, मेरा मैच नहीं कर रहा वो लेवल, ठीक है। तो ये वाली ठीक है, ये वाली जो मेजर प्रॉब्लम है वो आपके सामने होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो कंटेंट का जो स्तर है दोस्तों, वो फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन ऑफ टाइम, ये ध्यान रखिएगा, ये रूल है, फॉर्मूला है। रिवीजन और रीडिंग, ठीक है, प्रैक्टिस और इनोवेशन, इन चारों चीजों का, ठीक है, इन चारों चीजों का फंक्शन होता है। तो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन भी यहां पे उठाऊंगा, आपसे डिस्कशन भी करूंगा, और इसी के आधार पे मैं थोड़ा सा आपको चीजों बताने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मुझे उम्मीद थी ही कि अभी ये वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे, नो डाउट है, मैं इसमें एकदम मतलब मुझे पता है, क्योंकि ये वाला वीडियो मेनली उनके लिए ना जो 2024-25 में मेंस देंगे, ठीक है। तो जिनकी इच्छा है मेंस देने की, वो ये वीडियो देखेंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अभी आप लोग प्रीलिम्स को लेके बड़ा टॉर्चर्ड फील कर रहे होगे, अभी लग रहा होगा सर प्रीलिम्स में कुछ नहीं किया, है ना। ये कैसे ऐड होता है भाई, तो मैं एक क्वेश्चन भी आपके सामने रखता हूं और यहां से हम चीजों को देखेंगे, ठीक है। यहां से हम चीजों को देखेंगे तो हमारा कंटेंट बहुत क्लियर होगा चीजें, ठीक है। तो जैसे आप देखो, एक क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इसी के माध्यम से हम एक एक चीजों को समझेंगे, ठीक है, एक एक चीजों को समझेंगे। हाँ, 2024 प्री वाले चाहे तो वीडियो इग्नोर कर सकते हैं, अभी मत देखिए, ठीक है। फोकस करिए अपने प्रीलिम्स पे, खास तौर पे अगर यूपी पीसीएस है, तो जिनका यूपी पीसीएस है तो वो
अपना यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स पे फोकस कर, मैं बस एक बार आवाज चेक करना चाहता हूँ, 1 मिनट का मुझे ब्रेक लीजिए। फोकस कर, मैं बस एक बार आवाज चेक करना चाहता हूँ, 1 मिनट का मुझे ब्रेक लीजिए। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही है। हाँ, तो जो लोग 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हैं यूपी पीसीएस खास तौर पे, वो वीडियो ना देखें चलेगा, अभी प्रीलिम्स के बाद दिखेगा। जिन लोग का आरओ ऑब्वियस सी बात है वो नहीं देखेंगे। हाँ, जिनका यूपीएससी है, कोर फोकस्ड यूपीएससी है, उनके लिए मेरे हिसाब से ये वीडियो मस्ट है। तो जो आपके दोस्त, हित, मित्र, यार है ना, उनको ये वीडियो भेज दीजिए कि भैया ये देख लो जिनका है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक, मैं एकदम ऊटपटांग क्वेश्चन लेके आया हूं, सामरिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्स्टेक की प्रासंगिकता का विवेचना कीजिए। बेसिकली बिम्स्टेक की प्रासंगिकता के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक बार प्रश्न पढ़ेंगे ना तो प्रश्न की डिमांड समझ में आएगा कि कह रहा है बिम्स्टेक की प्रासंगिकता बताओ, किस संदर्भ में, एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में, और क्यों बतानी है कि भारत की सामरिक आकांक्षाएं, जो भारत की सामरिक यानी जो स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हो एस्पिरेशंस है इंडिया की, ठीक है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक एस्पिरेशंस पूरी कर पाने में बिम्स्टेक कितना प्रासंगिक है, प्रश्न की ये डिमांड है। अब थोड़ा समझिएगा। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा जो कंटेंट, तो मान लीजिए अब कोई बच्चा है, पहले दिन आंसर राइटिंग कर रहा है, ठीक है, जैसे जो हम लोग सृजन करवाते थे। अब सृजन का मुझे नहीं पता कि सृजन अभी चल रहा है, नहीं चल रहा है, बंद है, क्या है, आइडिया नहीं है मुझे। जब हम लोग सृजन करवाते थे ना, तो मान लो ये क्वेश्चन मैंने दिया और आपने लिखा उसका आंसर, तो सीधी बात है, मम्मी ये किसको गुर्रा रहा है, शेरू इधर आओ, आ बेटा, किसको गुर्रा रहे हो तुम, कुछ सांप बिच्छू नहीं ना देखा है? क्या, किसको, पल्लव इसको देखना थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए ना ये क्वेश्चन आता, तो मैंने यही कहा कि जैसे जब आप पहले बार आंसर लिखते हो, मान लो एक दो लोग आंसर लिख रहे हैं, एक व्यक्ति है जो 6 महीने से आंसर लिख रहा है और एक व्यक्ति है जिसने आज तीसरे दिन, चौथे दिन आंसर लिखा है, तो उसका कंटेंट का स्तर 6 महीने वाले से खराब रहेगा। क्यों? मैंने कहा कंटेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम। समय के साथ बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं, समय के साथ आपको पेज भरने आने लगता है, समय के साथ आपको स्पेस यूटिलाइजेशन करने आने लगता है, समय के साथ आपको आइडिया लगने लगता है कि बिम्स्टेक वाकई में क्या है, बिम्स्टेक के बारे में समझ बढ़ती है। समय के साथ आप सीख जाते हैं कि इसमें मैं मैप कैसे यूज करूंगा। तो ये बात समझिएगा। तो फंक्शन ऑफ टाइम बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसने 6 महीने आंसर राइटिंग की, जिसने 3 दिन आंसर राइटिंग किया, उनके में अंतर दिखेगा। ठीक है, भले से कोई आपको टॉपर मिल जाए, कहे कि उसने एक दिन भी आंसर राइटिंग नहीं की, सीधा मेंस लिखा और फर्स्ट रैंक उसकी आ गई, ऐसा मिल जाएंगे आपको नमूने, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि मैं 5 साल से तैयारी कर रहा था, वो ये नहीं बताता है। वो यही बताता है कि जो जिस अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ रहता है, तो वो अटेम्प्ट का बताता है। जैसे मैं खुद अपने बारे में बताऊं, तो मैं चाहता तो मैं यूट्यूब पे ये बात बोल सकता था कि मैंने केवल 4 विजन के टेस्ट लगाए हैं, मैं ऐसे बोल देता। इस बार जैसे मैं जब मेंस देने गया था, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैंने 4 विजन का अभ्यास टेस्ट दिया था, ठीक है, और सृजन में आंसर राइटिंग की थी, जो यूपीएससी हिंदी वाला सृजन है उसमें आंसर राइटिंग की थी, ठीक है, क्योंकि खुद ही करवाता था तो खुद ही करता था। तो मैं चाहता तो यही बोल देता कि मैंने केवल 4 टेस्ट दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, और मैं ये बात किसी से बताते नहीं कि भैया मैं 2017 से आंसर राइटिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बात समझिएगा, बड़ा गैप होता है, बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं, टॉपर ये मामला कई बार छुपा ले जाते हैं। तो फंक्शन ऑफ टाइम, अच्छा फंक्शन ऑफ टाइम है, ये बात समझिएगा। तो फंक्शन ऑफ टाइम है। फिर दूसरा है फंक्शन ऑफ रीडिंग एंड रिवीजन। फंक्शन ऑफ रीडिंग एंड रिवीजन भी है कि आपने चीजों को कितनी बार पढ़ा, क्या पढ़ा। जैसे बिम्स्टेक पे ये प्रश्न आया है कि बिम्स्टेक की प्रासंगिकता बताओ भारत के संदर्भ में, ठीक है, बिम्स्टेक की प्रासंगिकता बताओ। तो बिम्स्टेक की प्रासंगिकता जो है, कितनी बार आपने रीडिंग की है, ठीक है, आपको वो फैक्ट याद है कि नहीं कि बिम्स्टेक कब बना था, क्या आपको वो फैक्ट याद हो, ठीक है, आपको रिवाइज है कि नहीं कि बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं, ठीक है, वो आपको रिवाइज, वो आपको याद है कि नहीं, आपको ये पता है कि नहीं कि हाँ भैया बिम्स्टेक में भारत शामिल है, ये आइडिया है कि नहीं। तो क्या होता है, रीडिंग एंड रिवीजन जितनी बार हम पढ़ते हैं तो ऐड ऑन करते हैं। मान लो हमने एक सोर्स से पढ़ा, सपोज मान लो मैं करंट अफेयर्स की मैगजीन से मैंने ये सोर्स पढ़ा, तो मैं जब करंट अफेयर्स की मैगजीन कर रहा हूँ ना, उसमें मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिलता रहेगा कि देखो बिम्स्टेक का, अभी मान लो करंट अफेयर्स समझना, मान लो करंट अफेयर्स में बिम्स्टेक का एक सब ग्रुप बना, ठीक है, सब ग्रुप बना जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी
इनोवेशन और ग्रीन एनर्जी, तीन सेक्टर्स के लिए क्या किए गए, कुछ देशों को लीडर के रूप में बनाया गया कि हाँ ये देश लीडर होंगे इन 3 सेक्टर्स में, इस पूरे एरिया को डेवलप करने के लिए। ठीक है, पूरे एरिया को डेवलप करने के लिए। तो मान लो ये बात न्यूज में है, क्या आप इस टॉपिक से इसको कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, कि बिम्स्टेक का महत्व रीजनल जो इनइक्वालिटी है उसको समाप्त करने में भी है बिम्स्टेक की प्रासंगिकता। क्या आप इस बात को लिख पा रहे हो कि नहीं, कि बिम्स्टेक साइंस टेक के साथ ग्रीन एनर्जी में भी काम कर रहा है, ये भी इसकी प्रासंगिकता है। तो आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, रीडिंग कर पा रहे हो, चीजों को वैल्यू ऐड कर पा रहे हो। अच्छा ये ठीक है, आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मैंने कहा रीडिंग एंड रिवीजन, नोट कर लीजिएगा सभी लोग ये बातें। ठीक है, ये बातें प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अरे जय मिश्रा, मैं ज्वाइन करने को बोल ही नहीं रहा हूं, मुझे भी पता है जिनका प्रीलिम्स है, मैं तो खुद ही कह रहा हूं मत करना अभी आंसर राइटिंग भाई। तो कहां कह रहा हूं आपसे, प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। जैसे जिनका मान लो आरो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 25, 26, 24 वालों को गाइडेंस ही नहीं देंगे। मैं तो खुद कह रहा हूं अभी आंसर राइटिंग बंद कर दीजिए जिनका प्रीलिम्स है। मैंने कब बोला, एक भी बार बोला ही नहीं। एकदम रिलैक्स रहिए, वीडियो भी ये वाला मत देखिए, अभी शांति से, अभी प्रीलिम्स के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को मन चिल कीजिए। ठीक है, मेरे पास अभी समय है तो मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है समय ना मिले तो उसका लोड मत लीजिए आप। ठीक है, रिवीजन। फिर अगला है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के माध्यम से कंटेंट का स्तर सुधरता है। क्यों, अब देखो, एक बार कंटेंट के स्तर पे हम वापस आते हैं। कंटेंट का स्तर अब समझना, आपने आंसर राइटिंग की और आपको बिम्स्टेक के बारे में रीडिंग, रिवीजन और समय के साथ आपको नॉलेज खूब लेवल पे है, आपको एकदम डिटेल में पता है। 2000 आपको ये पता है बिम्स्टेक किस दिन बना, अभी मुख्यालय कहां पर है, कौन कौन से उसके देश शामिल है, आपको ये भी सोचो कितना फैक्ट आपको रीडिंग रिवीजन से कितना फैक्ट आपको पता है कि ये चीजें हैं। अब पता अभी ये समझौते सम्मेलन चल रहे हैं, आपको ये भी पता है कि आपको बहुत डिटेल पता है कि बिम्स्टेक, आपको पूरी प्रासंगिकता पता है कि बिम्स्टेक सार्क के एक विकल्प के रूप में है। बिम्स्टेक में क्या है, जो देश है वो भारत से सुरक्षा समझौते भी बहुत सारे करते हैं। बिम्स्टेक में कनेक्टिविटी रिलेटिवली इजी है सार्क की तुलना में। आपको सार्क से कंपेयर करने भी आ रहा है कि भैया सार्क का एक बढ़िया विकल्प है बिम्स्टेक, है ना, आपको कंपैरिजन करने भी आ रहा है। आपको इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड वाली जो ट्राइलेटरल हाईवे आपको वो भी याद है, आपको सितवे से कनेक्टिविटी भी याद है कि भैया सितवे से, म्यांमार के सितवे से इंडिया के कोलकाता तक जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको वो भी याद है। ठीक है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, आपको वो भी याद है। आपको फैक्ट भर भर के याद है, मतलब इतने याद है कि पूछो मत। लेकिन समस्या है आपको याद है 2000 शब्द। समझिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। ये कंटेंट वाला, ये जो कंटेंट वाला मामला है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग ये बातों को नोट कर लीजिएगा। जिनको 24 में एग्जाम देना है, ठीक है, यूपीएससी, और जिनको 25 में एग्जाम देना है, चाहे यूपीपीसीएस चाहे यूपीएससी, इन बातों को नोट कर लीजिए। कोई मिलेगा नहीं ये बातें बताने वाला, बैठ के इतना डिस्कशन करके समझाने वाला ना मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, आपने नॉलेज लेवल का हद पार कर दी, एकदम रीडिंग रिवीजन खूब किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो 2000 शब्द आपको याद है। एग्जामों में प्रश्न जो पूछ ले बा, वो ससुरा 200 शब्द पूछ ले बा, चाहे 125 है, चाहे 200, 150 शब्द। अब क्या करें, अब आपके ऊपर माता आने लगी कि भैया अब क्या करेंगे, इतना याद था, पढ़ा लिखा सब बर्बाद हो गया, है ना, आपने इतने सारे रील्स देखे, इतने सारे वीडियोस देखे, उन सब का क्या हुआ। ये चीज सही होती है कंटेंट के स्तर वाला प्रैक्टिस से। आपको पता है इस प्रासंगिकता वाले प्रश्न में बिम्स्टेक का मुख्यालय बताना महत्वपूर्ण नहीं है, किस दिन बिम्स्टेक बना ये बताना महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रासंगिकता वाले प्रश्न, आपको पता है प्रासंगिकता को बहुत शॉर्ट हेडिंग्स में सब डिवाइड करके कि सामाजिक प्रासंगिकता क्या है, आर्थिक प्रासंगिकता क्या है, ठीक है, सामरिक प्रासंगिकता के अंदर, क्योंकि प्रश्न में मुख्य डिमांड है कैसे भारत के सामरिक एस्पिरेशन, प्रश्न आपके दिमाग में क्लियर है ना, तो आपने वो शब्दों का चयन किया टू द पॉइंट और आंसर लिखा। होता यह है जनरली जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हमने प्रश्न पढ़ा कि बिम्स्टेक की प्रासंगिकता बताएं, ऊपर वाली लाइन छोड़ दी, बोला ना हिंद महासागर में भारत के सामरिक एस्पिरेशन, सामरिक आकांक्षाओं के संदर्भ में, ये वाली चीज हमने इग्नोर कर दी और हमने क्या किया, प्रैक्टिसलेस है, हमने एक ही चीज पकड़ी, प्रासंगिकता, लिख दिया, 2 पन्ना भर दिया। तो ये फिर जब नंबर आ गया तो नंबर 1 मिला है, क्योंकि यार इतना लिख के आए थे 1 नंबर मिला।
मेंस दे क्या होगा यार, सर इस बार सिलेक्शन होना है सर, इंटरव्यू की तैयारी करा दो, है ना। तो हम लोग तो भाई ऑब्वियस ही बातें कराते हैं, है ना, पूरा ग्रुप ही बना रखा है इंटरव्यू वाला। फिर जो रिजल्ट आएगा तो सर इंटरव्यू कॉल नहीं आई, सर पता नहीं बड़ा भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, हिंदी मीडियम के हैं हम, बहुत ज़्यादा भेदभाव हमारे साथ होता है, हमको प्रताड़ित किया जाता है, नंबर नहीं दिया जाता है। और पता चलेगा कि यही कांड करके आए थे, कि छोटे छोटा बात ध्यान ही नहीं दिए थे प्रश्न में, है ना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस बात को समझिएगा, प्रैक्टिस से भी कंटेंट का स्तर सुधरता है। तो मैंने क्या बताया, 3 बताया, फंक्शन ऑफ, ठीक है, टाइम, रिसोर्स, रिवीजन, रीडिंग, वो R1 में करा, फिर दूसरा प्रैक्टिस, और लास्ट है इनोवेशन। कायदे से ये चारों चीजें आपस में गुत्थम गुत्था जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीजें गुत्थम गुत्था जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, इनोवेशन भी कंटेंट के स्तर को सुधारता है। जैसे आपको बताना है कि बिम्स्टेक इस वजह से प्रासंगिक है क्योंकि बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है बिम्स्टेक में। आपकी बात बताने की एक रीजनल ग्रुपिंग सार्क के विकल्प के रूप में बिम्स्टेक बहुत तगड़ा है, सार्क के विकल्प, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी जो भारत का एक्ट ईस्ट है, ये भारत के एक्ट ईस्ट को, ठीक है, ये भारत के एक्ट ईस्ट को ब्रिज करेगा, ठीक है। बिम्स्टेक क्या है, ब्रिज कर सकता है भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, सपोर्ट कर सकता है नेबरहुड पॉलिसी के साथ। ये बातें आपको बतानी है, और आपका शब्दों का भंडार है, चीजें आपको आती हैं, तो यहां पर काम आएगा इनोवेशन। किस तरह से मैप बना के बातें दिखा सकते हो भाई, कनेक्टिविटी दिखानी है, मैप बनाया, कलदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ड्रॉ कर दिया, इंडिया म्यांमार थाईलैंड मल्टीलेटरल हाईवे ड्रॉ कर दिया, बगल में एक गोला बनाया सार्क, एक गोला बना दिया बिम्स्टेक, दिखा दिया कि देखो सार्क विकल्प, वहीं पे लिख दिया सार्क का विकल्प बिम्स्टेक। तो इनोवेशन वहां पे बहुत काम में आता है आपके कंटेंट का स्तर सुधारने के लिए। तो ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, जो कि प्रैक्टिस से आएंगी, रीडिंग से आएंगी, निरंतर चीजों को आएंगी। सब इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो कंटिन्यूटी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आंसर राइटिंग में इन छोटे छोटे पक्षों का ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। फिर अगला जो आपका ये कंटेंट वाला मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। गौरव गुप्ता, अगला क्वेश्चन यही था, देखिए अगला क्वेश्चन यही है, ठीक है, कि कब स्टार्ट करना है, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, उत्तर लेखन कब शुरुआत करें, ठीक है, अगला प्रश्न ही वही था, ठीक है। मुझे पता था आप लोग का जनरली जो डाउट है वो आता है, ठीक है। और भाई एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिनको जैसे इधर उधर की बातें करनी है, ठीक है, टाइम पास करना है, बकैती करनी है, तो यूपीएससी हिंदी वाला हम लोग ने एक टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप बनाया था, वो अभी भी मौजूद है। उस टेलीग्राम ग्रुप पर मस्त टाइम पास करो, टाइम पास ही चलता है आजकल, पढ़ाई लिखाई की बातें कोई नहीं करता है, सब क्या करेंगे, कोई लड़का वाला मैटर उठा लेंगे या लड़कियां वाला मैटर उठा लेंगे, और उसी बैठिए पूरे दिन आजकल टाइम पास करते हैं। ग्रुप हुआ करता था तब, जैसे नारायण सर थे, मैं था, है ना, सौम्या मैम थी, और 2-4 लोग थे, बहुत शानदार शानदार लोग थे, जो कि पढ़ते थे, काम की चीजें डिस्कशन करते थे, फ्रस्ट्रेट होते थे तब आते थे कि 5 मिनट चलो ग्रुप में थोड़ा सा टाइम पास करके आए 5 मिनट। अभी तो मैं ग्रुप ओपन करने का मेरा मन नहीं करता, इसलिए मैं अब रिप्लाई भी लोगों को करना बंद कर दिया है। जब ओपन करो इधर उधर की बखेती में लगे रहते हैं। यहां पे देख रहे हैं कि मैं मेंस मेंटरशिप लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजों का यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, और सामने आपका क्वेश्चन भी है, यहाँ पे क्वेश्चन भी सामने है। फिर भी टाइम पास कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं कि सर इनको बुला लीजिए, सर उनको बुला लीजिए, कितना मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। तो जितना टाइम पास कर सकना है करिए, खूब करिए, समय आपका भी हिसाब लेगा। सबसे बड़ी बात है, आप समय का जब हिसाब नहीं रख रहे हैं तो समय तो आपका हिसाब रखेगा, उसके साथ कोई वो भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगा, ठीक है। तो जिनको मेरी बात समझ में आ गई हो तो वो कंटिन्यू करें, जिनको नहीं समझ में आ गई लेफ्ट कर सकते भाई, कहीं नहीं लिखा है कि कंपलसरी है ये वीडियो देखना, कहीं नहीं लिखा है, एकदम मत देखिए, ठीक है। तो मुझे मत चीजों में इन्वॉल्व कीजिए कि मैं आपको बैठ के रिप्लाई करूं, मैं करना ही नहीं चाहता हूं रिप्लाई, लेकिन फिर भी वही है, ठीक है। अब देखिए अगला, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर लेखन की शुरुआत कब करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। जैसे मान लो मैंने तैयारी स्टार्ट की ना जब, तो दिमाग में चलता था कि यार कब आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, क्योंकि भाई देखो कुछ नमूने आपको मिलेंगे जो कह देंगे कि डे 1 पे पहले दिन पढ़ो, उसी दिन से नोट्स बनाना, उसी दिन से आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। कुछ नमूने ये लेवल पे मिलेंगे। 2 तरीके, मतलब वही मैंने कहा कि देखो अगर हम मानते हैं इसको ना
स्पेक्ट्रम अगर ले लेते हैं तो दो तरह के लोग मिलेंगे। एक कहेंगे डे 0 पे, जिस दिन आपने तैयारी स्टार्ट की, ठीक है, जिस दिन तैयारी स्टार्ट की वहीं से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना। और एक मिलेगा मैंने तो सीधे मेंस, एक टॉपर मिलेगा मैं डायरेक्ट मेंस लिखा, मेरा सिलेक्शन हो गया। दो तरह के लोग मिलेंगे। मेरे हिसाब से बैलेंस कहीं नहीं है, बैलेंस है बीच में, यहां पर कहीं बैलेंस आता है, ठीक है, यहां पर कहीं बैलेंस आता है। तो डायरेक्ट स्टार्टिंग डे पे भी नहीं करना है, क्यों? कंटेंट कुछ होगा ही नहीं आपके पास, पहले दिन आंसर राइटिंग करोगे कोई कंटेंट ही नहीं होगा। अब बिमस्टेक मान लो आपने आज एनसीआर, आपने सोचा मुझे आईएएस बनना है, नाम के आगे आईएएस लिखवाना है, ठीक है, आपने सोचा। अब चाहे वो इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस हो, चाहे इंडियन एजुकेशन सर्विस हो, चाहे IM सेरू हो, कुछ भी, तीनों सारे फुल फॉर्म बनते हैं। तो मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको आईएएस बनना है और आप पढ़ने बैठे। अब पहले दिन ही आंसर राइटिंग करोगे, आपके सामने क्वेश्चन आ गया और आपने कोनो कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, मार्केट में चलने वाला कोनो कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। अब पहला क्वेश्चन यही है, क्या हिंद महासागर में भारत की सामरिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्स्टेक की प्रासंगिकता? होगा दिमाग में हार्ट फेल कर गया, अरे सामरिक का मतलब क्या होता है यही नहीं पता है कि सामरिक का मतलब क्या होता है। कई न्यूज़पेपर पर पढ़ रखा है सामरिक का मतलब सुरक्षा से रिलेटेड होता है, केवल वही लिख दिया। सामरिक का मतलब सुरक्षा से होता ही नहीं है, ये तब पता चलेगा जब थोड़ा अनुभव आएगा। सामरिक का मतलब केवल सुरक्षा नहीं है, सामाजिक आर्थिक विकास के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटेजिक गोल्स। जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, हर प्रकार के लॉन्ग टर्म गोल को सामरिक गोल्स बोला जाता है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक गोल्स बोला जाता है। पिन पॉइंट प्लान्ड गोल्स जो होते हैं उसको बोला जाता है सामरिक। तो पता ही नहीं है, लिखना शुरू कर दिया बिम्स्टेक के बारे में, ऐसे लिख के चले गए। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो कतई नहीं करना है, लेकिन ये भी नहीं करना है कि सीधा मेंस देखे जा रहे, नहीं। मेरे हिसाब से बैलेंस अप्रोच ये है आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का। RKS पॉइंट अभी पहले इसको सुनिए, ठीक है, अभी इसको सुनिए, ठीक है, इसको सुनिए ध्यान से, फिर है ना, और इस बात को समझिए, पहले मैं क्या बता रहा हूं उसको ध्यान सुनिए, फिर लास्ट में आप लोग का जो डाउट है थोड़ा मोड़ा उसको मैं डिस्कशन करूंगा। मेरे हिसाब से जब आपने NCERT का लेवल क्रॉस कर लिया है, NCERT आपने पढ़ ली है NCERT, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहिए। आंसर राइटिंग उसके बाद स्टार्ट होनी चाहिए। क्यों? समय के साथ आंसर राइटिंग, मैंने बताया ना, फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ रीडिंग, फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस, फंक्शन ऑफ इनोवेशन, इसका फंक्शन है। तो इसके लिए समय सबसे एक फिक्स रिसोर्स है, फिक्स रिसोर्स है। तो यहां पर आप देखेंगे NCERT का जब आपने लेवल क्रॉस कर लिया है कि आपको NCERT आती है, आपको अंडरस्टैंडिंग है NCERT की बढ़िया, ठीक है, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है, तो आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और कहां से स्टार्ट करेंगे? दूसरा जो क्वेश्चन है कहां से करना चाहिए, तो कहां का सोर्स यही है कि NCERT से ही स्टार्ट कीजिए, NCERT से ही स्टार्ट कीजिए। NCERT 11 12 के जो पीछे के प्रश्न होते हैं चैप्टर्स एंड होने पर, उनको 1-2 लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 महीने तक कम से कम ये काम कीजिए, ठीक है। तो 1 महीने तक कम से कम NCERT के पीछे वाले प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। उसके बाद कोई डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या खुद से कर सकते हैं डेली, लेकिन लिखना खुद से है, मतलब लिखना तो है ही, तो कोई प्रोग्राम ज्वाइन करके लिख सकते हैं या खुद से लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टार्ट है वो यहां से होना चाहिए, NCERT से होना चाहिए, ठीक है, NCERT से होना चाहिए। अब रही बात लेवल ऑफ आंसर राइटिंग, जो मैंने अगला यहां पर टारगेट रखा है, जो अगला मेरा प्रश्न है वो यह है कि आपका लक्षित टारगेट क्या हो, ठीक है, कि भैया हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, एक देख लेता हूं। तुषार मिशाल बोल रहे हैं सर UPSC की प्रिपरेशन बड़ी मुश्किल हो रही है या मुश्किल लग रहा है UPSC। देखो मुश्किल है, ठीक है, हर साल इतने सारे IITian, इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे इंजीनियर, है ना, इतने सारे बढ़िया बढ़िया जॉब करने वाले UPSC दे रहे हैं, इवन PCS भी दे रहे हैं बढ़िया बढ़िया नौकरी छोड़ के, तो नो डाउट कि मुश्किल तो है ही। तो अगर आप उस मुश्किल से लड़ना चाह रहे हैं तो करिए प्रिपरेशन, सबसे पहली बात है। दूसरी बात, UPSC की नौकरी अपने आप में बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है नौकरी में कांटों का ताज बोलते हैं, कांटों का ताज, ठीक है, इतना परेशान रहेंगे आप पूरे दिन, ठीक है, पूरे दिन आपका सिर दर्द होने वाला है। नौकरी ताज है लेकिन कांटों भरा ताज है, ठीक है। आपके घर वाले, रिश्तेदार, लोकल लेवल पे आपके एकदम सब लोग सोचेंगे फोन करते ही आप फोन उठाएं तुरंत के तुरंत उनका मामला समाधान करते हैं।
सब काम बंद करके आप सबसे पहले उन्हीं को डील करें, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 24 घंटे बनी रहेगी। एक मिनट भी आप ढीले पड़े, कोई घटना हो गई, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया, पूछे घटना के बारे में, भैया बताओ, और आपको पता ही नहीं है, ठीक है, पूछे यहां पे ये घटना हो गई है, इसका इंफॉर्मेशन दो कैसे हुई, और आप कह रहे सर मैं पता करके बताता हूं, इतने में तो आपकी वाट लग गई। भाई तुम्हारे जिले में कोई घटना हुई है, तुम्हारे लोकेलिटी में कोई घटना हुई है, तुमसे पहले किसी ने, पक्की बात है माननीय मुख्यमंत्री साहब को किसी ने भेजा होगा, किसी ने बताया होगा, और आप वहां पे लापरवाही करेंगे। तो मुश्किल तो नौकरी है, तैयारी तो सबसे आसान चीज होती है यूपीएससी, सबसे सरल और सबसे मजेदार चीज होती है। मतलब मैं सिर्फ उधर मैं सेलेक्ट हो गया हूं ना, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता कि मैं इस प्रोसेस से बाहर निकलूं, मन ही नहीं करता है। तैयारी सबसे इजी चीज है यूपीएससी की, ठीक है, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। नौकरी सबसे टफ है। उन चैलेंजेस को अगर डील करना चाहते हैं जीवन में, कि हाँ ये जो चैलेंजेस आने वाले हैं नौकरी करने के दौरान, और आप अपने आप को योग्य समझते हैं उन चैलेंजेस को डील कर पाना, तब यूपीएससी की तैयारी आपको सबसे आसान लगेगी और तब आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर तो मैं बहुत सिंपल और टू द पॉइंट मैंने आपको बात कह दी कि केवल रील्स मत देखिए कि अरे किसी आईएएस का रील्स देख लिया, आईपीएस का रील्स देख लिया, रेवेन्यू सर्विस वाले का रील्स देख लिया, ऑडिट अकाउंट सर्विस वाले का रील्स देख लिया और सोच लिया बड़ा मजा है ना, कितना बढ़िया लोग घूम रहे खाली दिन भर। अरे घूमते हैं पूरे साल में मिला के 2-3 दिन, ठीक है, और जो घुमाते हैं दिमाग को वो बहुत हाई लेवल का है। तो ठीक है, तो शांति से इस बात पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, इसको बस समझ लीजिए कुल मिला के बात ही है, ठीक। देखिए शोल्डर का कमेंट भी आया। अब मैं अगला कह रहा हूं आपसे, लक्षित टारगेट क्या हो समय के साथ। मम्मी इसको दे देना। अब अगला जो मैं आपसे प्रश्न डिस्कशन करने वाला हूं, लक्षित टारगेट क्या हो, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि जो हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो समय के साथ ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं। देखिए जो लक्षित टारगेट है वो समय के साथ आपको डिसाइड करना चाहिए। समय के साथ क्या क्या परिवर्तन आना चाहिए, जैसे सबसे पहला टारगेट ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ तो लिख लें, कुछ तो लिखने आना चाहिए। जैसे प्रश्न अगर पूछा ये बिम्स्टेक वाला, तो कम से कम कुछ नहीं तो लाइन से कुछ तो भर ही दिया कि बिम्स्टेक ये है, इसका उद्घाटन इस दिन हुआ था, इसमें ये हाल में समझौते किए गए। प्रश्न समझ में आए ना आए, कुछ तो कंटेंट आता है कि ये पहला लेवल है आंसर राइटिंग का। उस एरिया के बारे में कुछ भी लिख दिया कि बिम्स्टेक का अर्थ BIMSTE से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीलैटरल इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। इसमें ये देश भारत, ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, है ना, भूटान, नेपाल, ये देश शामिल हैं। इसका यहां पर ऐसा ऐसा हुआ था, इस दिन बना था, ये वाली बात एटलीस्ट लिखने आ जाए तो ये होता है लेवल 1 कि कुछ तो आता है, कुछ तो भर दिया पन्ना, ये लेवल 1 होता है। और स्टार्टिंग जब आप करते हैं तो लेवल 1 में 15 मिनट देते हैं आराम से समय। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करेंगे ना, जब हम बात करते हैं एग्जाम की, तो ये दो तरफे चीजें होती हैं, दो तरफे चीजें। स्पेस, ये देखिए, ये भी कर्व आपके लिए बहुत काम का है, ठीक है, तो ये कर्व ध्यान में रख लीजिएगा, स्पेस और टाइम, ठीक है, स्पेस और टाइम, ठीक है। जब हम स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग, ठीक है, जब हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा दोनों एकदम लोअर पॉइंट पे होता है, एकदम लोअर पॉइंट पे होता है, ठीक है, स्पेस और टाइम एकदम लोअर टाइम पे होता है। मतलब आपको जो है कुछ अईबे नहीं करता है, बिम्स्टेक क्या है पता नहीं है बिम्स्टेक, ठीक है। समय के साथ साथ स्पेस और टाइम ये अपने ऑप्टिमम पर जाता है, और उसके बाद टाइम ज्यादा लगाने लगते हैं। जब आप बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाता है आपके पास, इतना ज्यादा अथाह नॉलेज हो जाता है कि आप भूल जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता है कि क्या लिखें, तो भी स्पेस नहीं भर पाते हैं और समय खूब लगाने लगते हैं, तो ये भी गड़बड़ है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये जो लाल लाइन है, ये वाले पॉइंट पे आपको आना है समय के साथ, ये वाले पॉइंट पे आपको पहुंचना है। इधर भी नहीं जाना है, ये भी क्रॉस रीजन है, इधर भी नहीं जाना है, दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड नहीं जाना, आपको पहुंचना है इस पीक बिंदु पर। किस दिन? एग्जाम के दिन। और एग्जाम से पहले यहीं पर रहना, इधर ही अगल बगल भटकने की कोशिश करनी है। तो टारगेट ये होना चाहिए। अब ये क्या है, इसको मैं अगर प्लॉट बनाऊं, जिन लोगों को मैथमेटिक्स समझ में आएगी, ढंग से समझ में आएगा, ये है
7 मिनट और 11 मिनट, दोनों मैंने एक जगह ही प्लॉट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक फिक्स समय, मेरे कहने का मतलब ये एक फिक्स टाइम है, ठीक है, प्रश्नों के लिए फिक्स टाइम है। और स्पेस कितना है, 2 पेज 3 पेज। तो जो आपका टारगेट होना चाहिए ना समय के हिसाब से आंसर राइटिंग करने में, ठीक है, जो समय के हिसाब से आपका आंसर राइटिंग करने में टारगेट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 7 मिनट में 150 वाले प्रश्न, 150 शब्द वाले प्रश्न यानी 2 पेज, और 11 मिनट में 250 शब्द वाले प्रश्न यानी 3 पेज भरे होने चाहिए, ठीक है, भरे होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो टाइम आपका 7 मिनट और 11 मिनट, स्पेस है 2 से 3 पेज, ये आपका ओवरऑल एंड टारगेट होना चाहिए। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें सामान्यतः समय ज्यादा लगता है, स्पेस कम, ठीक है। यहां पर होते हैं या यहां पर होते हैं, दोनों तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर जब हमने तैयारी स्टार्ट की, देखो जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम आज मान लो मैंने तैयारी स्टार्ट की, तो ना हमें कुछ आता है ना कुछ पता है, तो लिख ही नहीं पाते, तो समय नहीं लगता है। प्रश्न पढ़ा, पता चल गया नहीं आता है, एक लाइन लिखा, हाँ ठीक है, बंद, नहीं आता है। और बहुत अधिक पढ़ लिया, कभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, तो यहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। आ तो खूब रहा है, समय खूब लग रहा है, स्पेस नहीं भर पा रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखें, लेकिन आपको यहां पर आना है, आपका टारगेट ये फिक्स होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आप 15 मिनट लीजिए आंसर राइटिंग करने में, ठीक है। जैसे 11 मिनट वाला जो प्रश्न उसको 15 मिनट दीजिए, 7 मिनट वाला प्रश्न उसको 12 मिनट दीजिए। अगर आप कोई प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं आंसर राइटिंग वाला, कहीं भी किसी भी कोचिंग का कुछ भी करते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम बहुत शानदार चीज होती है, अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है। 12 मिनट अगर समय दे रहे हैं आप 7 मिनट वाले प्रश्न पे, तो कोशिश कीजिए आंसर राइटिंग करने की फिक्स टाइम में, और फिर फिक्स टाइम में, फिर समय के साथ, जैसे पहले महीने का टारगेट रखिए कि 12 को 11 लाया जाए, दूसरे का टारगेट रखिए 9 लाया जाए, तीसरे महीने में टारगेट रखिए 8 लाया जाए, चौथे 5वें महीने में टारगेट लगी कि हाँ 7 मिनट में मुझे 150 शब्द लिखने। ये चौथे 5वें महीने में संभव हो पाता है, समय के साथ संभव हो पाता है, ठीक है। तो समय के साथ संभव हो पाता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो मैंने ये बताया, इस बात को मैंने बता दिया कि लक्षित टारगेट क्या हो, ठीक है, लक्षित टारगेट क्या हो। अगला डाउट आप लोग आता है, सर पन्ने भरे या शब्द सीमा, इस पे भी मैं थोड़ा आ जाता हूं। देखो एग्जाम का जनरली पन्ना ऐसा ही होता है, जो यहां पर कुछ दिया हुआ है ऐसा ही पन्ना होता है, किनारे किनारे 2-2 लाइन होती है, ये किनारे एक लाइन, एक किनारे एक लाइन, ऐसी लाइंस होती हैं एग्जाम में। बात आती है जब पन्ने और शब्द सीमा की ना, तो देखिए एग्जाम में कभी शब्द सीमा काउंट नहीं कोई करता है, ठीक है। शब्द सीमा काउंट करने का टाइम किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। अब मान लो आप शब्द सीमा बहुत ज्यादा क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, सब सीमा आपने क्रॉस किया, सपोज 150 शब्द है, 150 शब्द का प्रश्न है, और आप 2-2 लिख रहे हो। एग्जाम इतना पिन पॉइंटेड बनाया जाता है ना यूपीएससी का पेपर, कि शब्द सीमा बहुत ज्यादा क्रॉस करने लगोगे तो आपके प्रश्न छूट जाएंगे, और जब प्रश्न छूट जाएंगे तो ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होना है। तो पहली बात ये समझिएगा, अपने आप में इतना इफिशियंट होता है ना पेपर इतना इफिशियंट बनाया जाता है, 2 पार्ट 3 पार्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, कि अगर आप लगे बहुत लंबा लंबा लिखना तो आपका पेपर 100% छूटेगा, ठीक है। ये एकदम माइंड सेटअप बना लीजिए। लेकिन हाँ, कई लोग की स्पीड नेचुरली बहुत तेज होती है, कि भाई 7 मिनट में वो 180 भी लिख लेते हैं, कई बार 7 मिनट में 180 लिख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से वो 180 लिखे, उनको कोई हानि नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी लिखता था, मैं ज्यादा ही लिख देता था जनरली, ठीक है। जो मेरे आप लेटेस्ट कॉपीज देखेंगे टेस्ट सीरीज में, यूपीएससी हिंदी चाहे विजन में, जो मेरी लेटेस्ट कॉपी है, ठीक है, ठीक है, तो इधर को समझेंगे। तो जो मेरी लेटेस्ट कॉपी वहां पे आप देखेंगे, तो मैं लगभग 180 लिख देता था, है ना, 180 तक मैं पहुंच जाता था। लेकिन इसमें कोशिश ये करनी है, फॉन्ट इस हिसाब से करना है कि 7 मिनट में 2 पन्ना भर जाए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। 11 मिनट में 3 पन्ना भर जाए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो शब्द सीमा के फेर में मत उलझिए, चाहे आप 100 शब्द ही लिख रहे हैं 7 मिनट में, कोशिश इस तरह से कीजिए फॉन्ट बड़ा करके कि भर जाए। हालांकि 100 लिखेंगे तो प्रश्न की डिमांड पूरी ही नहीं होगी, प्रश्न इस प्रकार का होता है कि 100 शब्द में पूरा ही नहीं होगा। तो ऑब्वियसली अपने आप ऑप्टिमम है 150, 7 मिनट में 150 ऑप्टिमम है। लेकिन 150 लिखने के दौरान ध्यान रखना है कि पन्ने को भरा होना चाहिए, ठीक है, पन्ना भरा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने इस बात पे भी कर लिया कि शब्द सीमा या पन्ने में
पन्ना ज्यादा महत्वपूर्ण है और समय ज्यादा महत्वपूर्ण है, टाइम और स्पेस का कर्व है। बिल्कुल शोल्डर 11 मिनट में 3 पन्ने एग्जैक्टली। फिर अगला है प्रारंभिक दिनों में क्या करना है, जैसे आप जब आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या करना है, तो मैंने वही कहा प्रारंभिक दिनों में कोशिश ये करनी है कम से कम इस लेवल पे पहुंचा जाए, कम से कम कि प्रश्न के अनुसार लेखन किया जाए, प्रश्न के अनुसार लेखन स्टार्ट हो जाए। एटलीस्ट मान लो प्रश्न में जैसे यहीं पर है बिम्स्टेक, तो आपको प्रारंभिक जो आपका आंसर राइटिंग है बिम्स्टेक वाला, तो एटलीस्ट कम से कम आपको यह पता हो कि हाँ इंट्रोडक्शन में मुझे बिम्स्टेक के बारे में बताना है। मेन बॉडी में प्रश्न पूछा है प्रासंगिकता, तो मैं प्रासंगिकता ही लिखूंगा, न कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन भर के स्पेस भरूंगा, नहीं। तो प्रारंभिक समय की जो आपकी आंसर राइटिंग है वो इस आधार पे होगी। और प्रासंगिकता किस संदर्भ में बताऊंगा, हिंद महासागर में भारत के क्षेत्रीय एस्पिरेशन, क्षेत्रीय आकांक्षाएं में ही प्रासंगिकता बताऊंगा। तो ये आपको प्रारंभिक लेवल पे 1-2 महीने कोशिश करनी है, ठीक है, 1-2 महीने कोशिश करनी है, ठीक है। अब अगला आते हैं कि प्रैक्टिस, ठीक है, अगला आते हैं कि अभ्यास, जिसको मैं कहता हूं स्ट्रक्चरिंग या फ्रेमिंग। जैसे क्या होता था, इस बात को मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, बेसिकली आप लोगों के कुछ डाउट्स भी देखूंगा कमेंट सेक्शन में। देखो जब समय कम होता है, अच्छा एक चीज, कई टॉपर आप सुनते हो, कई टॉपर बोलते हैं, कई टॉपर बोलते हैं कि मैंने 5000 प्रश्न लिखे, 5000 प्रश्न ऐसा लिखा। 5000 प्रश्न का मतलब अगर सिंपल देखो तो 250 टेस्ट 3 घंटे वाले, 3 घंटे वाले 250 टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब है 3 घंटे वाले 250 टेस्ट, मतलब रोज ही पक्की बात है टपरवा बिना गैप किए 1 साल तक अगर टेस्ट लगाएगा, मतलब सिंपल सा कैलकुलेशन करे ना, तभी ये जाके 250 मतलब 5000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर पाएगा, नहीं तो संभव कैसे बताओ। एक कई बार क्या करते हैं, मतलब देखो कई बार क्या होता है, टॉपर बेचारे भावना में इतनी ज्यादा बह जाते हैं ना कि सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में भुला जाते हैं। जैसे मैंने 4 महीने में तैयारी की, 4 महीने में मैं आईएएस बन गया, और मैं इतना मेहनती था कि मैंने 4000 प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। भाई 4 महीने में 4000 प्रश्नों की प्रैक्टिस लगभग असंभव है, लगभग असंभव। 120 दिन में टोटल 200 पेपर सॉल्व करना है ना, लगभग असंभव है। मैं फिर भी जो टॉपर ने स्टेटमेंट दिया था, मैं फिर भी उसका सम्मान करता हूं, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं एक सिंपल, मेरा दिमाग, भाई मैं इंजीनियर हूं छोटा मोटा, ठीक है, आईआईटी रुड़की से, तो मैं एक दिमाग को सिंपल कैलकुलेशन करवाता हूं कि यार ये बोल तो रहा है, इसने बोला कि मैं 4 महीने में फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉपर बन गया, और वहीं पे कह रहा है कि मैंने 4000 प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। मेंस के आंसर राइटिंग में मिनिमम, अब वो ये कह रहा है मिनिमम 4000 प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी, वो ये बात आके समझा रहा है। तो एक ना एक बात तो झूठ बोला है, चाहे तो 4 महीने, क्या हुआ ये होगा, गलती से टंग स्लिप हो जाती है, तो 4 साल को कई बार क्या कहते हैं, निकल जाता है यार, मेरे भी मुंह से कई बार कुछ चीजें स्लिप हो जाती है। तो ये बात वो क्या करते हैं ना, 4 साल को बता देते हैं 4 महीना। 4 साल में ठीक है, 50 टेस्ट हर साल सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है, मतलब डेली 2-2 आंसर राइटिंग कर रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो 750-700 क्वेश्चन और 10-12 टेस्ट दे लिया भाई, अटेम्प्ट 2-3 दिया तो हो जाता है। ये बात समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात को समझना पड़ेगा, है ना। कि मैं क्या बातें डिस्कशन कर रहा था, ठीक है, वापस आ जाता हूं। स्ट्रक्चरिंग या फ्रेमिंग, हाँ, एक तरीके से जो संभव है ये बात 4000, वो है फ्रेमिंग से। जब मैं इस बार मेंस मेंटरशिप, और बहुत शानदार इस बार रिजल्ट आया यूपी पीसीएस में फ्रेमिंग, तो जब मैं यूपी पीसीएस वाले में मेंटरशिप की क्लास ले रहा था, ठीक है, आपने देखा होगा, चाहे वो कुलदीप सिंह सर हो, चाहे वो दीपक सिंह सर हो, चाहे वो नारायण दत्त मिश्रा जी हो, सभी लोगों ने कुछ कुछ बातें बताई हैं कि मेंटरशिप वाले में 1-2 चीजें मैंने उन लोगों को सजेशन दिया था। मैंने कहा था स्ट्रक्चरिंग करना, भाई स्ट्रक्चरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्या होता है, ये होता है कि डेली आप 2-3 प्रश्नों की फ्रेमिंग कर सकते हैं। फ्रेमिंग का मतलब 7 से 11 मिनट में आंसर राइटिंग नहीं करना है,
ये पूरा आंसर नहीं लिखना है। फ्रेमिंग का ये मतलब है जैसे ये प्रश्न है, ठीक है, इसी प्रश्न के हिसाब से हम देखते हैं, ये काम आपको करना आना चाहिए। हालांकि मैं इस पे कुछ क्लासेस लूंगा, मैं कल या परसों में जब वापिस इसमें मेंटरशिप की क्लास लूंगा आपकी, तो मैं थोड़ा फ्रेमिंग करके दिखाऊंगा 2-4 प्रश्नों की, ठीक है, 2-4 प्रश्नों की फ्रेमिंग करके दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। पल्लवी गौतम, कई बार टॉपर ना 2 महीना 1 महीना में भी एग्जाम निकाल लेते हैं, तो कितने साल देना चाहिए ये आपके हिसाब से डिसाइड होगा। तो मेरा लेवल कमजोर है तो मुझे 4 साल लग गए, 5 साल लग गए, कई बार 2-2 महीना, 13-13 दिन। मैंने एक टॉपर जो बहुत लेटेस्ट टॉपर देखा, 13 दिन में उसका प्रीलिम्स निकल गया था और बीच के 3 महीने में 1-2 टेस्ट लिख के उसका फाइनल सिलेक्शन टॉप 50 में बढ़िया रैंक आ गई थी। तो ऐसे भी टॉपर मिलेंगे आपको, डिपेंड करता है आपका क्या लेवल है, ठीक है, ये तो आप बताएंगे ना, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्रश्न है, जैसे हिंद महासागर में भारत की सामरिक आकांक्षाओं को पूर्ता करने के लिए क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्स्टेक की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। आपको क्या करना है, ऐसा प्रश्न पढ़ के पूरा नहीं लिखना है। देखो ये मैं कर रहा हूं ना, देखो समझो, मैंने क्या किया, आंसर राइटिंग शुरू कर दी। मैंने क्या लिखा, बिम्स्टेक क्या है, बंगाल की खाड़ी के देशों का समूह है, और मैंने मैप में बिम्स्टेक बना दिया कि ये देश है, मैंने कनेक्टिविटी दिखा दी है ना, कि ये देखो कनेक्टिविटी है, मैंने ये दिखा दिया और लिख दिया, मैप बना के लिख दिया बिम्स्टेक के देश, है ना, मैंने इंट्रोडक्शन में बिम्स्टेक के देश बना दिए। बजाय कि ये पूरा लिखना, बजाय कि ये इस बात को पूरा लिखना, जो आप फ्रेमिंग कर रहे होते हैं, तो आप ये लिखते हैं कि देखो आप क्या करते हो, प्रश्न को 3 भागों में तोड़ते हो, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन, 3 भागों में तोड़ते हो, ठीक है। इसको कहते हैं फ्रेमिंग करना, प्रश्न की फ्रेमिंग करना। इंट्रो में आप लिखते हो मुझे बिम्स्टेक बताना है, बिम्स्टेक बताना है प्लस मैप, ठीक है, और आपने तुरंत क्या किया, अच्छा इंडिया का तो मैप बनाएंगे नहीं, यहाँ पे बिम्स्टेक है, तुरंत आपने क्या किया, ये वाला मैप बना दिया कि हाँ मुझे रैंडम, कि हाँ भाई मुझे बनाना है, मतलब बिम्स्टेक के बारे में बताना है, प्लस मैप दिखा के बिम्स्टेक कंट्रीज को दिखाना। ये आपने दिमाग में थॉट प्रोसेस किया, नोट किया, पूरा नहीं लिखा कि बिम्स्टेक ये है, नहीं, कुछ नहीं, समय कम लगेगा, लिखने में समय लगता है, इसमें 10 सेकंड लगेगा। फिर मेन बॉडी में आपको क्या करना है, मेन बॉडी को डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स हैं, तो जैसे यहां पर पूछ रहा है, आपको क्या करना है, उसके बाद सब हेडिंग्स और हेडिंग्स देने हैं। तो मेन हेडिंग क्या है, यही सामरिक आकांक्षाओं को पूरे करने में प्रासंगिकता, यही तो मेन हेडिंग है, तो आपको पहली मेन हेडिंग डालना है। फिर आपको लगा कि यार मैं जो है ना इसमें ये भी बताऊंगा, चैलेंजेस भी बता दूंगा, हालांकि प्रश्न 10 ही नंबर का है, चैलेंजेस हो नहीं पाएंगे, लेकिन ठीक है, आपको लगा कि हाँ मुझे चैलेंजेस भी बताने हैं कि बिम्स्टेक के समक्ष क्या चैलेंजेस है, कि सामरिक जो आकांक्षाएं हैं वो पूर्ति नहीं हो पाएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपने वो भी लिख लिया। और फिर आपने कंक्लूजन में बताया कि चैलेंजेस यानी जो चुनौतियां हैं उनको दूर करने के तरीके, चुनौतियों का समाधान। तो ये होता है बेसिक लेवल ऑफ फ्रेमिंग, ठीक है, ये होता है बेसिक लेवल ऑफ फ्रेमिंग, कि हाँ डे 1 पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से प्रश्न को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। हाँ भाई प्रश्न ये कह रहा है, क्यों प्रश्न कह रहा है प्रासंगिकता बताओ, ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि ये प्रासंगिकता बताओ, है ना, और आपने बताया चुनौतियां भी हैं, प्रासंगिक है, पूर्ण रूप से प्रासंगिक नहीं है, कहीं ना कहीं बिम्स्टेक के प्रासंगिक होने में कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये था बेसिक लेवल ऑफ फ्रेमिंग, ठीक है, फ्रेमिंग का बेसिक लेवल होता है। एडवांस लेवल में क्या होता है, हम जब थोड़ा और एडवांस लेवल में जाते, ये काम आपका 1 मिनट से 1.5 मिनट में हो जाएगा। एग्जाम में असल में ये काम आपको करना ही होता है। असल में जब आप प्रश्न पढ़ रहे होते हो तो दिमाग के घोड़े आपके दौड़ के शुरू हो जाते हैं प्रश्न के पढ़ने के साथ साथ, और आपके दिमाग में फ्रेमिंग चलने लगती है कि इंट्रोडक्शन में ये करूंगा, मेन बॉडी में ये करूंगा। वो काम मैं कह रहा हूं जब आप स्टार्ट करो आंसर राइटिंग तो पन्ने पे लिख के करो, पन्ने पे दिखाओ, ठीक है, पन्ने पे लिखाओ। मैं बता रहा हूं, जब मैं सृजन आंसर राइटिंग करवाता था मेंस और मेंस मेंटरशिप की क्लास भी लेता था उसमें प्रॉपर, है ना, अभी भी मेंस मेंटरशिप तो चलेगी। मैं बच्चों को क्लियर कट, जब मैं कॉपी चेक करता था ना, मैं सजेशन लिखता था, फ्रेमिंग करो प्रश्न की। जब दिखता था ना कि बच्चा कुछ भी लिख रहा है प्रश्न, तो मैं कहता था सबसे पहले 1-2 मिनट आधा पन्ना यूज करिए, अपना जो कीमती पेज है, जो सबसे वैल्यूएबल चीज है, उसका आधा यूज करिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारा दिमाग सबसे कीमती हमें लगता है और हम इसका यूज करना बंद कर देते हैं। इसी तरह से पन्ना, हमको लगता है सबसे महंगी चीज पन्ना है, उसको बचा लेते हैं, कुछ भी लिख के आ जाते हैं।
तो मैं कहता था आधा पन्ना यूज करो, ठीक है, उसमें फ्रेमिंग करो कि एग्जैक्टली प्रश्न में लिखने क्या वाले हो तुम, मुझे वहीं बता दो। अंदर अरकस बथुआ लिख के आ रहे हो, इरिटेट कर रहे हो एग्जामिनर को, इससे बढ़िया वहीं पे लिख दो कि मैं इंट्रोडक्शन में ये बात लिखूंगा, मेन बॉडी में ये दो डिवाइड करूंगा, कंक्लूजन में ये बात डिवाइड करूंगा। और फिर क्या करो, जब एडवांस लेवल पे जाओ तो इसको अलग से बताओ कि मैं सामरिक आकांक्षाओं में क्या क्या लिखूंगा, ठीक है, कि चीन को कैसे काउंटर करेगा, रक्षा क्षेत्र में कैसे काउंटर होगा, ऊर्जा की जो डिमांड है, जो इस क्षेत्र में ऊर्जा की डिमांड बढ़ रही है उसको कैसे मैनेज करेगा, कनेक्टिविटी के इश्यूज को कैसे मैनेज करेगा, उसके पॉइंटर्स लिखो। ये होती है एडवांस लेवल। पूरा नहीं लिख रहे हो कि चीन को काउंटर करने के लिए, है ना, इन इन देशों के साथ पेट्रोलिंग की जा सकती है या नेवी को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये नहीं काम कर रहे हो आप, समझो, आप ये काम नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो, हाँ, चीन को काउंटर करना मेरे दिमाग में एक पॉइंट है, उसको आपने नोट कर लिया, ठीक है, उसको आपने पॉइंट नोट कर लिया दिमाग, ये बात समझिए, ठीक है। फिर आपने बताया चैलेंजेस में 2-3 पॉइंट सोच लिया कि क्या चैलेंजेस है, कि चीन सबसे बड़ी चुनौती है, सार्क दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है, तीसरा रीजनल कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चुनौती है, चौथा पैसा फंड सबसे बड़ी चुनौती है। तो शॉर्ट में दिमाग तुरंत का तुरंत सोचा कि हाँ यार ये चैलेंजेस हैं, और फिर क्या किया, कंक्लूजन में इन्हीं चैलेंजेस को कैसे समाधान करेंगे, कैसे ग्रुपिंग की जा सकती है, कैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट के आधार पे, एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन के आधार पे आगे बढ़ा जा सकता है। आपने प्रधानमंत्री जी का कोई भाषण सुना जिसमें 5C के बारे में उन्होंने बोला, कनेक्टिविटी, है ना, पीपल के बारे में बात की, पीपल टू पीपल पार्टनरशिप के बारे में बात की। तो आपने कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जब उनकी बातें आप सुनेंगे तो बहुत बढ़िया, वो मेंस आंसर राइटिंग एकदम शुद्ध मतलब वो होता है, बड़े एकदम शुद्ध कंटेंट देते हैं वो मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो उसको आपने यूज किया, और आपका काम बन गया, ठीक है। तो ये जैसे अभी मैं काशी के बारे में उनका लेक्चर सुन रहा था जब जा रहा था काशी, तो बहुत बढ़िया, पावन पुनीत परिमल काशी, है ना, अद्भुत, इतना शानदार बोला, मैं तो दंग रह गया यार, पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले जो अद्भुत बोलते हैं। तो खैर, मेंस का कंटेंट होता है, वो बहुत शानदार कंटेंट होता है। काशी के बारे में कुछ आ जाए, ठीक है, लिख दिया, कमाल कर दिया आपने। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहें तो काशी तो पुरातन से लेके पावन है, पुनीत है ना, निरंतर है, नित्य है, कुछ भी बढ़िया बढ़िया लिख दिया, हो गया काम, ठीक है। तो हमारा ये काम होता है, ठीक है। मुझे ये बातें आपसे बतानी थी कि हाँ, स्ट्रक्चरिंग या फ्रेमिंग करिए, ठीक है, कुछ कुछ लिखिए, ठीक है, और इस आधार पे अपने आप को समय के साथ सुधारिए। मैंने समय बताया, हाँ, मैं ये करूंगा, अब कुछ समय के साथ मैं आप लोग को फ्रेमिंग करवाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, कल से 2-2 क्वेश्चन ले आऊंगा, एक या दो, एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है, और यहीं पे लाइव फ्रेमिंग करेंगे, आप लोग से सुनेंगे कि इंट्रो में क्या, मेन बॉडी में क्या। लास्ट ईयर की वीडियोस देखना, बहुत हिट गई थी वीडियोस, सीधा, तो बहुत शानदार गई थी, बहुत हिट गई थी वो वीडियोस फ्रेमिंग वाली, तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। 1-2 लोग के डाउट्स मैं देख लेता हूं, मेरा भी जिम जाने का समय हो गया है, ठीक है। किसका प्रचार कर रहा हूं, जय श्री राम। टेम्पलेट और कीवर्ड कैसे मिलेगा, किसे मिलेगा, लिखिए, प्रैक्टिस करिए, टॉपर्स कॉपी से देखिए, ठीक है। प्रीतम व्लॉग्स, है ना, ऐसे बैठे बैठाए मत खोजिए हवा में कि कैसे मिलेगा, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। गौरव गुप्ता, फ्लो चार्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास इसी पे होगी, फ्लो चार्ट, ठीक है, उसमें हम देखेंगे फ्लो चार्ट वाकई में क्या होता है। मैं नोट भी कर लेता हूं, है ना, फ्लो चार्ट से जुड़े सारे मुद्दों का समाधान नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर एक सर, मुझे आंसर राइटिंग करने में दिक्कत बहुत होती है, मुझे प्रस्तावना निष्कर्ष लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। मोहित सचान, लिखिए, है ना, दिक्कत दूर करिए, क्या दिक्कत हो रही है, समय के साथ दूर होगी। कितना लिखा है मोहित, आप थोड़ा कमेंट करके बताइए, कितने आंसर आपने आज तक लिखे हैं। सौरभ कुमार पूछ रहे हैं, सर यूपीएससी के लिए कोचिंग जरूरी है क्या। जरूरी तो कुछ नहीं है, ठीक है, हाँ, सपोर्ट मिल जाता है, करना है तो सपोर्ट, और कोचिंग के भरोसे तो कभी सिलेक्शन नहीं होता है। कभी भी आप देखेंगे कोई भी टॉपर है, कोचिंग पढ़ते रहने के दौरान कभी सेलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, कभी नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि कोचिंग से छूट गया 3-4 साल में, फिर वो समय लगता है, प्रोसेस है पूरा,
या प्रोसेस बहुत पहले से फॉलो कर रहा है कि कोचिंग 16-17 साल की उम्र में ही ज्वाइन कर लिया, 21 साल आते आते अटेम्प्ट दिया, तब फर्स्ट बार में ही हो गया, तो ऐसा होता है जनरली। अंकित सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी पैसे नहीं है भाई कि गॉगल्स चेंज किया जाए। नहीं बात, ये गॉगल नहीं है, चश्मा है पावर वाला। मेंटरशिप एकदम फ्री रहती है और मैं यही तो मेरा काम है अभी, ठीक है। कंटेंट की प्रॉब्लम, ये वीडियो में पूरा बनाया, ठीक है। लगभग 100 आंसर लिखे हैं कलाम ट्रेंड, लेकिन उत्तर में बात नहीं आ रही, लेकिन सुधार लग रहा है। समय के साथ और लिखिए, 100 आ जाएगा, सुधार आ जाएगा, समय के साथ लिखिए, ठीक है। अभी तो इधर झारखंड आने का कोई प्लान नहीं है, देखते हैं जब वहां पे है ना देवघर का प्रसिद्ध मंदिर है, जब वो बुला दें बाबा तब आ जाएंगे। 1 to स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, बिल्कुल लगिए, अपना प्लान बनाइए और प्लान के हिसाब से लगिए, ठीक है। ठीक है, तो मिस्टर विकी गौतम, जीकेपी में कैसे मुलाकात होगी? कभी अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली बौद्ध संग्रहालय के आसपास कहीं मुलाकात हो सकती है। देखिए, घर पे कई लोग सोचते हैं ना, घर पे मैं अलाउड नहीं करता हूं, मेरी पर्सनल जीवन भी है, ठीक है। जैसे घर पे मान लो कई लोग चले भी आते हैं कई बार, क्योंकि व्लॉग वॉग डालते रहते हैं, तो कई लोग खोज बीन के चले आते हैं घर, मैं नहीं मिलता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, देखो मेरा जीवन किस प्रकार है, मैं बाकी लोगों को क्यों तंग करूं। सेंटर पे या मान लो कहीं इधर उधर गए, बाहर निकले तो मुलाकात हो जाएगी, तो कभी बौद्ध संग्रहालय के आसपास निकलिए तो मैसेज करिए डिस्कशन ग्रुप में, तो मैं आके मिल लेता हूँ। घर पे जनरली नहीं, क्योंकि घर घर है ना, अपनी प्राइवेट एरिया ये। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक टिप है, एक सोर्स फॉलो कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, छुट्टी मत लीजिए। छुट्टी का मतलब पढ़ाई से छुट्टी आप मत लीजिए, और नौकरी से छुट्टी जितनी हो सके उतनी लीजिए, अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए। वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए कुछ सजेशन है मेरे। लंबे समय तक याद रखने के लिए शॉर्ट नोट्स बना के रटिए, ये लंबे समय तक याद रखने का तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। नहीं, मेरा कैडर है AGMUT। AGMUT का मतलब होता है अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरी सारी। तो यूनियन टेरिटरी में होती है दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है, चंडीगढ़, पुडुचेरी, और इसके अलावा दमन एवं दीव, जम्मू कश्मीर, लेह। तो जो मेरा कैडर है वो पूरे भारत को कवर करता है, ठीक है, पूरे भारत को कवर करता है। तो पूरे भारत में सेवा का अवसर है ना, भारत सरकार ने दिया है, उसको करेंगे बिल्कुल, ठीक है। सब जगह अच्छी बात रहेगी, सब जगह सबसे मुलाकात होगी। दिल्ली मुखर्जी नगर, पुडुचेरी में भी है ना, यनम कराईकल माहे, हर जगह मुलाकात होगी। गोवा में बीच पे भी मीटअप रखे जाएंगे, है ना, स्टूडेंट्स को गाइड किया जाएगा, ठीक है। और ऐसा सिस्टम बना जाए कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम जबरदस्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत सभी को, है ना। सभी का दिन शुभ हो, सभी लोग पढ़ाई